नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते देहरादून की नरम धूप में आयोजित विधानसभा बजट सत्र के दौरान धामी सरकार की ओर से पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस राज्य में सैंड सैंड और गैर सैंड के बीच की बढ़ती खाई को एक बार फिर से रेखांकित किया है। सैंड सैंड यानी मैदान और गैर सैंड यानी पहाड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार ये रिपोर्ट बताती है कि अब हरिद्वार जिले की प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग के मुकाबले 5 गुना अधिक हो चुकी है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य के पहाड़ी जिले अभी वहां खड़े हैं जहां मैदानी जिले साल 2013-14 में खड़े थे। यानी ये रिपोर्ट साफ मुनादी करती है कि हमारे पहाड़ी जिले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के मुकाबले आर्थिक तरक्की के मामले में 1 दशक पीछे छूट गए हैं। आप कह सकते हैं कि इस अमृत काल में भी पहाड़ी जिलों में 2013 का ही कैलेंडर लटका हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अब हरिद्वार के एक व्यक्ति की सालाना औसत आय 3,62,000 हो चुकी है, जबकि रुद्रप्रयाग के लोगों के हिस्से में अब भी सालाना औसत 93,000 रुपए ही आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सालाना प्रति व्यक्ति आय के मामले में उधम सिंह नगर जिला 2,70,000 रुपए के साथ प्रदेश में दूसरे और देहरादून 2,35,000 के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि रुद्रप्रयाग इस मामले में 93,160 रुपए के साथ सबसे निचले पायदान पर है। इसके बाद बागेश्वर 98,755 रुपए के साथ नीचे से दूसरे और अल्मोड़ा करीब 1 लाख प्रति व्यक्ति आय के साथ नीचे से तीसरे स्थान पर है। बेशक प्रति व्यक्ति आय को आंकना एक तरह से आर्थिक दुश्वारियों का एक सरलीकरण समाधान ही है, लेकिन सरकार के ये आंकड़े बारामासा की इस टिप्पणी पर तो मोहर लगाते ही हैं कि अलग राज्य बनने के बाद से पहाड़ लगातार अनप्रोडक्टिव और अनवांटेड होते जा रहे हैं और सरकारों के पास इस हालात को बदलने की योजना तो दूर, इच्छा शक्ति तक नहीं है, बल्कि उसकी नीतियां पहाड़ के सन्नाटे को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं। बहरहाल, इन सब चिंताओं से दूर सरकार का बजट सत्र देश में पहली बार ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने की खुमारी में बीता। इस दौरान सत्ता पक्ष वाले तो खैर क्या ही बोलते, पर विपक्ष ने भी भू कानून मूल निवास के मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। कमाल तो यह हो गया कि इस दौरान कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ देहरादून को ही स्थायी राजधानी बनाने की मांग करते नजर आए। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बजट सत्र देहरादून में आयोजित किए जाने के खिलाफ गैरसैंण में वैकल्पिक सदन संचालित कर रहे थे। देखा जाए तो मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी जैसे अहम सवालों पर दोनों दलों का ये जाना पहचाना चरित्र है। भाजपा इन सवालों पर हमेशा ही सुविधाजनक चुप्पी साध जाती है, जबकि कांग्रेस दोराहे पर 50-50 हो जाती है। जैसा कि हमने एक बार पहले भी कहा था, बिल्कुल असरानी स्टाइल में कमांड देते हुए कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। इस बात से अनभिज्ञ कि इस कंफ्यूज्ड नेतृत्व के पीछे आने वाले अब बचे ही नहीं हैं। यही कारण है कि अलग राज्य बनने के 23 साल बाद भी इन कोर इश्यूज का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा जैसे जिलों को प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगले कई दशकों तक हरिद्वार से 5 गुना पीछे ही रहना है, जब तक कि राज्य में कोई रियल सन ऑफ द सॉइल लीडरशिप सामने नहीं आती। हाँ, इस दौरान सत्ता के इशारों पर गाल बजाने वालों द्वारा गढ़े गए धर्म रक्षक, संस्कृति रक्षक, शक्त प्रशासक जैसे नारों से गढ़े कई नेता आएंगे और कई नेता जाएंगे। इधर जब प्रदेश का सबसे बड़ा वैधानिक निकाय बजट पास कर रहा था, तो ठीक उसी समय हाईकोर्ट इस विधायी निकाय के गैर विधायी कार्यों के कच्चे चिट्ठे भी खोल रहा था। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीती 28 फरवरी को विधानसभा में बैकडोर की भर्ती करने वालों की भी खबर ली। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा देश के उन विशिष्ट संस्थानों में शामिल है जहां राज्य गठन के बाद से ही भर्तियां योग्यता के बजाय बैकडोर से होती रही हैं। वही बैकडोर जिसके गेट पर हर निर्वाचित सरकार के आखिरी साल में एक अदृश्य बोर्ड टंग जाता है, जिस पर लिखा होता है सेल, बम्पर सेल या फिर मेगा सेल। इसी बाजारू सेल के खिलाफ साल 2022 में जब बेरोजगारों का हुजूम सड़कों पर उतरा, तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 2016 के बाद वाली भर्तियों को तो एक झटके में खारिज कर दिया, लेकिन इसके पहले से नियुक्त बैकडोर कर्मचारी अब भी राज्य के लिए कानून बनाने में सहयोग, बल्कि ये कहिए कि अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसमें हर नाराजगी के स्वर को माओवादी और वामपंथी करार देने को आतुर रहने वाले नेताजी के भाई भी शामिल बताए जाते हैं। और तो और इसमें से कुछ बैक बेंचर्स तो विधानसभा सचिव की कुर्सी तक पहुंचकर यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में जवानी होम करने वाले बच्चों को सरेआम चढ़ा रहे हैं।
इन बैकडोर वालों ने उत्तराखंड के कितने 12th फेल वाले मनोज शर्मा टाइप युवाओं का करियर आटा चक्की से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसका हिसाब कभी मिल नहीं पाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की याचिका भी यही कहती है कि इन भर्तियों को अंजाम देने वाले नेताओं का बाल बांका कब होगा। वही नेता जो बेशर्मी से स्वीकार करते हैं कि हां, उनके बेटे या बेटी बेरोजगार थे, उन्हें पक्की नौकरी वाला अधिकारी बना भी दिया तो क्या गलत किया, आखिर नियम ऐसे ही थे। विशेषाधिकार भी तो यही कहता है ना कि मैं नहीं तो कौन बे। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जून को होनी है। तभी पता चल पाएगा कि नितांत राजनीतिक मुद्दों पर बिजली की गति से एक्शन लेने वाली सरकार इस संगठित धांधली के मामले में क्या रुख अपनाती है। और यह भी तय होना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकल्प रहित संकल्प नारा दो टूक निर्णय लेता है या कोई सुरक्षित विकल्प तलाशता है। लाजिम है कि जमाना देखेगा, हम देखेंगे। इधर एक्स्ट्रा कवर बुलेटिन तैयार होने तक लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के 3 प्रत्याशियों की भी घोषणा हो चुकी है। भाजपा ने अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से टिकट दिया है। इसमें लगातार चौथी बार सांसद बनने के लिए मैदान में उतरी टिहरी पूर्व राज परिवार की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह का मामला सबसे उल्लेखनीय और दिलचस्प है। इससे यह भी साफ हुआ है कि भाजपा में उनसे ज्यादा सक्रिय, निरंतर जनता के बीच रहने वाला, कुशल वक्ता और अपने क्षेत्र की आवाज संसद में बुलंद करने वाला कोई और नेता नहीं था। अब भाजपा को पौड़ी और हरिद्वार के लिए ही टिकट पर फैसला करना है, जहां 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। यूं तो भाजपा को इन्हें रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन दोनों के सामने दूसरे हैवी वेट डटकर खड़े हो गए हैं। इसलिए पार्टी ने इन दोनों के टिकट फिलहाल रोक दिए हैं। इससे यह भी साबित होता है कि इस दौर की भाजपा में शीर्ष पर पहुंचना भी कम जोखिम भरा नहीं है। इधर जब भाजपा में टिकट की घोषणा हो रही थी तो कांग्रेस के दिग्गज खुद इस जद्दोजहद में थे कि कहीं पार्टी उन्हें टिकट ही न थमा दे। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए हैं। अब वो सुरक्षित दर्शक दीर्घा में बैठकर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं। इसमें प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, मनीष खंडूरी और गणेश गोदियाल के नाम शामिल हैं। हरिद्वार लोकसभा में पूर्व सीएम हरीश रावत सक्रिय तो हैं, लेकिन वो भी इस बार अपने बेटे वीरेंद्र रावत को स्थापित करने की कोशिश में हैं। इस तरह लोकसभा चुनावों की घोषणा होने से कुछ दिन पहले तक राज्य की कुल 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के पास अपनी इस सांगठनिक कमजोरियों को ठीक करने की कोई योजना नहीं है। अब लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौभाग्य है कि उन्हें मुकाबले के लिए ऐसा विपक्ष मिला है जो पूरी तरह दिशाहीन, योजना विहीन और इच्छा शक्ति रहित है। दूसरी तरफ मोदी एक ऑल टाइम पॉलिटिकल पीएम है जो हर काम एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का एक अहम चैप्टर ये भी है। बीते हफ्ते की एक और बड़ी खबर अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम से आई। यहां जाने के रास्ते में पड़ने वाले देवदार के घने जंगलों को काटे जाने की तैयारी चल रही है। पिछले साल 12 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पूजा अर्चना के लिए आए थे। इसके बाद ये जगह अचानक ही सुर्खियों में आ गई। अब हमारी सरकार को लगता है कि मोदी जी ने ब्रांडिंग की है तो धाम की चमक धमक भी एकदम मोदी स्टाइल की ही होनी चाहिए। इसके लिए धाम का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत देवदार के घने जंगल को काटने के लिए सफेद चूने के छाप लगाए जाने के साथ हो चुकी है। हमारे प्रदेश के जाने माने लेखक अशोक पांडे इस इलाके की खूबसूरती बयां करते हुए लिखते हैं कि देवदार के घने जंगल के बीच से गुजरती हुई 5-7 किलोमीटर लंबी ये घुमावदार सड़क आपको अंदर तक हरा कर देती है। यदि आपके अंदर आदमी होने का जरा भी सलीका बचा हो तो आप खुद को उस हरियाली का हिस्सा बनते हुए पाएंगे। इस सफर में आपके भीतर से केवल खूबसूरत भावनाएं उमड़ेंगी। आप हैरत, खुशी और शांति से भर जाएंगे। अशोकधाम मानसखंड के हवाले से बताते हैं कि यहाँ आकर ही शिव ने अपना योगी रूप प्राप्त किया था। यही वजह रही होगी कि यहाँ उगने वाले शानदार वृक्षों को देवदारू कहा गया। देवदारू यानी देवताओं का वृक्ष। अशोकदा बताते हैं कि सही खाद, पानी, सूरज मिले तो देवदार का एक पेड़ साल में 8 से 10 इंच बढ़ पाता है। उसे 150 फीट का बनने में कितने साल लगे होंगे, इसका हिसाब आप खुद ही लगा लीजिए। बहरहाल मोदी जी के दौरे के बाद नीति निर्माताओं को लगता है कि 1000 वर्षों से आदमी को जागेश्वर पहुंचा रहा वह रास्ता बहुत संकरा है। इसलिए सड़क को चौड़ा करना होगा ताकि जो रास्ता 15 मिनट लेता था अब 10 मिनट में पार हो जाए। इसलिए इस घनी वन संपदा को निपटाने की तैयारी चल रही है। दुखद यह है कि पर्यावरण के सवाल हमेशा एक खास तबके तक सीमित होकर रह जाते हैं। जनमानस चौड़ी सड़कों और उनके किनारे उगते रिजॉर्ट्स को ही तरक्की मान बैठा है।
ऐसे में जागेश्वर का घना जंगल कितने दिनों तक बचा रहेगा ये कहना मुश्किल है। बहरहाल अशोकदा की आवाज़ का असर ये हुआ कि मामला तत्काल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक भी पहुंच गया। सीएम धामी ने वन विभाग को कटान का फिर से सर्वे करने को कहा है। हालांकि ये घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है। इसका आदेश जारी हुआ है या नहीं ये अभी मालूम नहीं चल पाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस मामले में हिट एंड रन वाली हमारी सरकार ने वास्तव में हिट ही किया होगा। हालात से रन करने यानी पलायन कर जाने का उसका कोई इरादा नहीं होगा। इसी मामले पर पहाड़ के एक प्रतिभाशाली युवा हर्ष काफर ने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो कहती हैं, अच्छा मतलब तुम्हें क्या लगा, अंदर तक ले आओगे कार? अरे यार, इतनी आसानी से नहीं उगते देवदार। जरा देखो इन्हें, परजीवियों के लिपटने के बाद भी हरे रहते हैं। ठेकेदारों के आगे घुटने नहीं टेकते देवदार। और मेरे लोग पोपले नहीं हैं। हम अपनी जेबों में लोहे के चने रखते हैं। चबाओगे क्या? अगर शंकर से मिलने आना है तो पैदल आना होगा। आओगे क्या? तुम्हें क्या लगा, भीतर तक ले आओगे कार? इतनी आसानी से नहीं उगते देवदार। तुम अपने माथे पर चंदन नहीं, बुद्धि पर लगाओ। हर्ष की ये पंक्तियां हर उस व्यक्ति को भीतर तक छूती हैं जिनमें संवेदनाएं बची हुई हैं। हमारी सरकार भी इसमें है या नहीं, इसका फैसला भी आप खुद कीजिए। पिछले हफ्ते संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड की झोली में कुल 7 पुरस्कार आए हैं। इनमें थिएटर में लंबा अनुभव रखने वाले नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी जहूर आलम, लोकनाट्य के लिए डॉक्टर राकेश भट्ट, श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के कला एवं निष्पादन केंद्र से जुड़े डॉक्टर संजय पांडे और उनकी पत्नी डॉक्टर लता तिवारी पांडे, संतूर वादक पार्थो राय चौधरी और चमोली के डिम्बर गांव की संस्कृत गढ़वाली रामलीला में योगदान के लिए पुनीत डिमरी और अमित खंडूड़ी के नाम शामिल हैं। जहूरदार रंगमंच को अपने 5 दशक दे चुके हैं। उनकी गिनती देश के प्रमुख रंगकर्मियों में होती है, जबकि डॉक्टर राकेश भट्ट गढ़वाली लोकनाट्य, लोकगाथा और जागर के क्षेत्र में महारत रखते हैं। इसी तरह पांडे दंपति के साथ ही पुनीत डिमरी और अमित खंडूड़ी ने भी लोक संस्कृति के पौधे को रोपने में अहम योगदान दिया है। उत्तराखंड में उपराष्ट्रीयता का विकास अभी शुरुआती चरण में ही है। उम्मीद की जाए कि संगीत नाटक अकादमी का ये पुरस्कार हमारी बाल्यकाल वाली सांस्कृतिक पहचान को और सहारा देगी। संस्कृति का पौधा ही इस निर्मम दुनिया में आपको अंतिम सहारा देता है। इन सभी कलाधर्मियों को ढेरों बधाई। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसे शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्स्ट्रा कवर के लिए अगर आपके पास भी कोई सुझाव या सूचना हो तो हमें इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, नमस्कार।